हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, बताओ वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा? यार वीडियो आना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। बेटा बताओ वीडियो आ रहा है ना? वीडियो आ रहा है नहीं? नो वीडियो। बेटा साउंड और वीडियो ओके है या नहीं? अरे आ गया। ओके, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मुझे लगा फिर गड़बड़ है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है देख लो पहले तो। आज मोस्टली मसल्स वाला पार्ट एंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर, ये वाले पार्ट सारे आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो आज का पार्ट बहुत कंसेप्चुअल है, समझना होगा आपको। ठीक, कल मैंने बेसिक बातें बोली थी आपको कि मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हम स्केलेटल मसल्स की बात पहले कर रहे हैं, स्मूथ और कार्डियक हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, कल वाले लेक्चर नेक्स्ट उसमें लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्केलेटल मसल्स की बात की थी। स्केलेटल मसल्स मैंने बताया था इनका नंबर फिक्स होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, टोटल मसल्स की बात करता हूं तो उनका नंबर फिक्स होता है आफ्टर बर्थ। जो ह्यूमन बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट बनाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो यहां से आएगा। क्लियर है बिल्कुल। 639 मसल्स होते हैं, कुछ पेयर्ड होते हैं 617 और कुछ अनपेयर्ड होते हैं 5। क्लियर है बिल्कुल। और मैंने बताया था मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। मसल्स के अंदर शायद, अब बताओ वीडियो दोबारा आई क्या? एक बार रिफ्रेश किया है, थोड़ा सा से लैग जो हो रहा था वो ना हो। हाँ अब लैग नहीं होगा, अब लैग नहीं होगा। रिफ्रेश कर दिया, एक बार आप भी रिफ्रेश कर लो। लैग हो रहा था इसलिए रिफ्रेश कर दिया, एक बार आप भी रिफ्रेश कर लो, है ना? आ गई, चलो ठीक है। फिर फाइनली हमने बात की थी भाई, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनको स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। स्ट्राइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, जो अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना पहली बात। इस पर क्वेश्चन बनता है। स्ट्राइट या स्ट्राइप्ड, स्मूथ मसल स्ट्राइट या स्ट्राइप्ड नहीं होते। क्लियर है बिल्कुल। कार्डिक मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स होते हैं, पर कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते। बट स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, और अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं तो इन मसल्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था मसल का फॉर्मेशन मसल बंडल की हेल्प से होता है। मसल बंडल कौन होते हैं? फेसिकल्स। क्लियर बिल्कुल। मसल बंडल कौन होते हैं? फेसिकल्स। फेसिकल्स इज अ मसल बंडल। फिर मैंने बात की थी कई फेसिकल मिलकर के, कई फेसिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ठीक है, मसल बनाते हैं। और फेसिकल किससे मिलकर बना होता है? मसल फाइबर के बंडल से। कई मसल फाइबर मिलकर के फेसिकल बनाते हैं और कई फेसिकल मिलकर के मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर बिल्कुल, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, कई मसल फाइबर मिलकर के फेसिकल बनाते हैं और कई फेसिकल मिलकर के मसल्स बनाते हैं। क्लियर है। मसल्स के अंदर इन फेसिकल को होल्ड करने के लिए, बांधने के लिए कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन तंतु फाइबर, जो इनको टाइटली बाइंड करते हैं। इसको फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैसिया। ठीक है, और फिर मैंने बताया था फैसिया मसल्स के ऊपर भी होता है फैसिया। ठीक है, फेसिकल्स के अराउंड भी होता है, ये साल नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और फेसिकल के अंदर मसल फाइबर। मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल की एनाटॉमिकल, समझना, स्ट्रक्चरल यूनिट पूछेगा तो आप मसल फाइबर बोलोगे। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंस आईसीएम मैंने टर्म यूज किया था, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए मैंने बोला था लास्ट टेस्ट। बेटा जो टेस्ट तुम्हारा अब होगा उस टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे आपके सर्कुलेटरी के और कुछ क्वेश्चन आएंगे एक्सक्रीटरी के। क्लियर बिल्कुल, क्योंकि एक्सक्रीटरी आपका हो चुका है।
तो एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इस बार का टेस्ट। क्लियर है बिल्कुल, ये ध्यान रखना, दोनों चैप्टरों पर कमांड करनी है, ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो, ये वाली बात क्लियर थी, ठीक है। फिर फाइनली हमने बात की थी इसके अंदर कि भाई जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बनते कैसे हैं। मैंने बताया था कई सेल मायोब्लास्ट फ्यूज होकर के एक सेल बनाते हैं। मायोब्लास्ट, ब्लास्ट वो होते हैं जो डिवीजन कर कंटिन्यू डिवीजन करते हैं। ऐसे सेल जिनमें कंटिन्यू डिवीजन देखने को मिलती है वो ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो मायोब्लास्ट सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको मसल फाइबर बोलते हैं या मसल सेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अगर मसल सेल मसल फाइबर की बात करता हूं, जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है इसको सिंसाइसियम बोलते हैं, अंदर से एक लेयर होती है इसको सार्को लेमा बोलेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड होगा सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म में भी कुछ फाइबर फ्लोट करते हैं, इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, जिनमें कॉन्ट्रेक्शन की एबिलिटी होती है। ये भी छोटे छोटे फाइबर के मिलने से बनते हैं, इनको एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। एक्टिन लगभग एक मायोफाइब्रिल के अंदर 3000 होते हैं, मायोसिन लगभग 1500 होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, एक्टिन और मायोसिन वाली बात की थी मैंने। ओके, डन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक्टिन मायोसिन बिल्कुल सही, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्लियर था, ठीक है। फाइनली मैंने इसके बाद आगे आपको बताया था, नहीं ये तो आपको क्लियर रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका पूरा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था एक मायोफाइबर को निकाला, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज अ, कह सकते हो फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। क्लियर है बिल्कुल, दो जेड लाइन के बीच में। और जेड लाइन किससे जुड़े होते हैं, एक्टिन फिलामेंट से। और एक्टिन फिलामेंट से कौन जुड़ा होता है, मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन डायरेक्टली जेड लाइन से नहीं जुड़ते, ठीक है। फिर मैंने आई बैंड बताया था, आई मतलब आइसोट्रोपिक, जो लाइट का लाइट ही होता है। ए एन आइसोट्रोपिक, जो डार्क होता है पर डार्क में भी कॉम्बिनेशन, मोर डार्क लेस डार्क मोर डार्क। जहां ओवरलिपिंग वाला पार्ट आएगा वो मोर डार्क होगा, जहां नॉन ओवरलिपिंग वाला पार्ट आएगा वो लेस डार्क होगा, फिर ओवरलिपिंग वाला पार्ट आएगा मोर डार्क, ठीक है। यानी जो ए बैंड होता है, ए बैंड होता है वो लेंथ ऑफ सार्कोमियर है, सॉरी लेंथ ऑफ मायोसिन है। यानी जो मायोसिन की लेंथ है वो एक्चुअली पूरा ए बैंड है। ए बैंड का मतलब है मायोसिन। मायोसिन कभी रिड्यूस इंक्रीज नहीं होती, तो ए बैंड भी ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ए बैंड ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। यहां तक कोई डाउट? हाँ, ए बैंड फिक्स कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, चैट प्राइवेट के लिए बच्चे बोल रहे हैं, स्मूथ मसल्स कार्डिक मसल्स तो मैं लास्ट में कराता हूं ना, आपको पता ही है, ठीक है। चलो, ए बैंड पर कभी चेंज नहीं आएगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आई बैंड रिड्यूस होगा, ध्यान रखना है आपको। एच जोन जो सेंटर के अंदर नन ओवरलैपिंग पार्ट है वो एच जोन है, वो रिड्यूस होगी। क्लियर है बिल्कुल। ओ बैंड इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस होगी, जेड लाइन पास आएंगे, पर ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपको। ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्लियर है बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। ओके, बीएमएस सुपर, ठीक है। एम लाइन सेंटर में एक प्रोटीन की लाइन होती है, इसको मायोमिसिन भी बोलते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में मायोसिन को होल्ड करती है, कॉन्ट्रेक्शन चलता है ब्रेक ना हो जाए उसको होल्ड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, मायोमिसिन की लाइन होती है, ठीक है। तो ये इसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब मसल्स कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन फिलामेंट ओवरलेप कर जाते हैं, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, जिसकी वजह से एम लाइन भी डिसअपियर हो जाती है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर, एच जोन भी डिसअपियर हो जाती है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर। समझे या नहीं समझे, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। अब यहां जाओ बेटा, यहां आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया सुपर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट है आपको, ठीक है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन वाली आज हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट, इन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन कौन से यूनिट हैं जो मसल्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूरी आज कंसेप्ट लेके चल रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। इसमें स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करता हूं, उन प्रोटीन की बात करता हूं जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, तो मेनली थ्री टाइप के प्रोटीन होंगे जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो एक तो क्वेश्चन आएगा, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन,
दूसरा आएगा इसके अंदर, ठीक है, रेगुलेटिंग प्रोटीन। रेगुलेटिंग प्रोटीन। और तीसरा इसके अंदर आएगा, फोर्थ जनरेटिंग हो गया, रेगुलेटिंग हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फोर्थ जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। ठीक है, तीन टाइप की प्रोटीन हो गए। अगर हम बात करते हैं यहां पर, समझो मेरी बात, फोर्स जनरेटिंग का मतलब है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फोर्स जनरेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो कौन है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन? नंबर वन एक्टिन, नंबर टू मायोसिन। अगर मैं एक्टिन की बात करूंगा, अगर मैं एक्टिन की बात करूंगा तो थिन फिलामेंट है। अगर मायोसिन की बात करूंगा तो ये थिक फिलामेंट है, ठीक है। एक थिन फिलामेंट तो एक थिक फिलामेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात? एक थिन फिलामेंट तो एक थिक फिलामेंट, समझने की कोशिश करना। एक्टिन और मायोसिन की बात चल रही है, एक्टिन और मायोसिन की बात चल रही है, समझना मेरी बात। ये दोनों फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं तो एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं। ये चीज समझ में आई है नहीं आई? ठीक है। अब एक दूसरी क्वेश्चन आएगा, रेगुलेटिंग प्रोटीन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेटिंग प्रोटीन में भी दो आपको याद रखने, पहला क्वेश्चन तो ही मिल जाएगा आपको। रेगुलेटिंग प्रोटीन में जो पहला आपको याद रखना है नाम, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और नंबर टू है ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, क्लियर है बिल्कुल? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की, इट इज अ पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ थिक या थिन, पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। कैसे है पार्ट थिन फिलामेंट का? पूरा स्ट्रक्चर से समझाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चरली किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, थिन फिलामेंट का पार्ट कैसे होता है, ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करता हूं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करता हूं, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या आएगा, समझो मेरी बात। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब है जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, क्लियर है बिल्कुल? स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करता है यहां पर, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे मैं समझो एक घर है आपका, ठीक है, तो जो बिल्डिंग है या घर है वो पिलर पे खड़े होते हैं। पिलर, पिलर क्या होते हैं? उस घर के या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर पिलर टूट गए तो क्या होगा? स्ट्रक्चर ढह जाएगा ना। तो मसल्स के पिलर कौन है? जेड लाइन, क्योंकि जेड लाइन से एक्टिन जुड़े हुए हैं और एक्टिन मायोसिन से जुड़े हुए हैं। अगर जेड लाइन टूटे, खत्म। तभी तो कहते हैं जो लोग जिम जाते हैं और गलत एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जेड लाइन टूट जाते हैं। अगर जेड लाइन टूटे तो मसल्स डैमेज। क्लियर है बिल्कुल? तो मसल्स को बचाना है तो जेड लाइन ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कौन सी आएगी? जेड लाइन प्रोटीन, जेड लाइन प्रोटीन। तो जेड लाइन प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। जो जेड लाइन प्रोटीन है वो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्लियर है बिल्कुल? कैसी प्रोटीन है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जेड लाइन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है।
तो पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा, ठीक है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेगुलेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पहला तो यही मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कुछ भी डाउट है? नोट कर लिया? नो, बीएमएस। ट्रोपोमायोसिन मीन्स नहीं होता, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का नाम है, ट्रोपोनिन प्रोटीन का नाम है जो मैं कराने वाला हूं आगे, ठीक है। अभी तो बस समझो, एक्टिन मायोसिन जैसे प्रोटीन होते हैं, ऐसी ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन प्रोटीन होते हैं, ऐसी जेड लाइन प्रोटीन होती है। मसल्स क्या है, मसल्स तो प्रोटीन ही है ना, प्रोटीन के अलग अलग नाम है जिसकी वजह से मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब इन एक एक प्रोटीन को मैं अलग अलग समझाऊंगा डिटेल में, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब इनको समझाना चारों को डिटेल में। तो अब लेके चल रहा हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। अगर मैं फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात करता हूं तो यहां पर मैं एक्टिन और मायोसिन की बात करूंगा, क्लियर है बिल्कुल, एक्टिन और मायोसिन की बात करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। जब फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन नंबर वन, एक्टिन की बात करेंगे। या एक काम करते हैं, इधर मायोसिन कर देते हैं, इधर एक्टिन कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। इधर बात करेंगे एक्टिन, इधर बात करेंगे मायोसिन। एक तरफ बात करेंगे एक्टिन, एक तरफ बात करेंगे मायोसिन, समझो। अगर मैं एक्टिन की बात करता हूं, ठीक है, तो एक्टिन बनता कैसे है, ऐसे नहीं, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। ठीक है, इन छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन, समझना, स्पेशली मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में, किसके आयन की फॉर्म में, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन, और बन जाएगी एक ग्लोबुलर एक्टिन। एक, सॉरी, ग्लोबुलर से ये फिलामेंटस, दो, तीन, चार, पांच, छह, इतना ही मान लो, ठीक है। समझना, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, बहुलीकरण, ठीक है। तो ये क्या है, जी ग्लोबुलर एक्टिन, ये जी एक्टिन है भाई, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्स, ग्लोब्यूलर, सिंगल सिंगल यूनिट है, एक फिलामेंट बनेगा। समझना मेरी बात, उस फिलामेंट को बनाने के लिए, जैसे मानो एक चैन बननी है, जैसे मैंने, समझते हो ना, कोई केटल्स हैं, केटल्स की लोहे की चैन होती है ना, चैन बननी है, तो चैन कैसे बनती है, छोटे छोटे कड़ियों के मिलने से बनती है ना, समझ रहे हो, तो छोटी छोटी कड़ियों के मिलने से, ये क्या है, इट इज अ ग्लोब्यूलर एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन भी बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन एक ही बात है, ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन एक ही बात है। इसके मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा और एक फिलामेंट बनेगा, इसको बोलते हैं एफ एक्टिन, एफ
एक्टिन। एनसीईआरटी ने ऐसे दे रखा है जी एक्टिन एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। और फिलामेंटस एक्टिन जो एफ एक्टिन है, ये भी क्या करती है, समझना मेरी बात, इसके भी दो, समझना, एक काम ऐसे करें, समझना। ये बन गया एक फिलामेंट, ऐसे एक हो गया ना, एक सिंगल सिंगल फिलामेंट। ऐसे ही मैं दूसरा ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, समझ जाना से। ऐसे बन गया, तो एक्चुअल में ये बन गया एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता कैसे है वो समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बनती है, समझना मेरी बात। मैग्नीशियम आयन पॉलीमर बनाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी मैग्नीशियम आयन डाइमर बनाते हैं। तो जहां पर भी कोई चीज जोड़नी होगी ना, कड़ियों को जोड़ना होगा, तो बेल्डिंग का काम मैग्नीशियम आयन कर रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम आयन छोटे छोटे सिंगल सिंगल मोती से एक चेन बना रहे हैं, मोतियों की माला बना रहे हैं। और ऐसे ही दो मोतियों की माला एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होती है, और रैप होकर के जो फिलामेंट बनता है इसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जी एक्टिन से बनता है एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन मिलकर के एक्टिन फिलामेंट बनाने का काम करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। आई समझ में, नहीं आई? हाँ, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर सिंगल यूनिट ग्लोब्यूलर, समझ में आ गया ना। अरे सिंपल सी बात है, छोटे छोटे मोतियों वाली जो प्रोटीन है ना, एक एक प्रोटीन, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, सिंगल प्रोटीन को ग्लोबुलर। इसी ग्लोबुलर प्रोटीन से एक चेन बना दिया आपने, माला बना दी पूरी की पूरी, फिर एक फिलामेंट बना दिया, पॉलीमर बना दिया, जिसमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिलामेंटस प्रोटीन बन गई, एफ प्रोटीन बन गई। एनसीईआरटी ने ऐसी दे रखा है, एफ फिलामेंटस, एफ एक्टिन। ठीक है, अब एफ एक्टिन के दो फिलामेंट मिलकर के एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं, जैसे नहीं चोटी बनती है, चोटी कैसे बनती है, बालों को ऐसे गुथते जाते हैं, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, या रस्सी बनती है ऐसे ऐसे उनको करके। ठीक है, तो वही यहां पर ये मैंने दूर दूर दिखाए, समझ में आए, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर रैप्ड है, इससे बनता है एक्टिन फिलामेंट, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है इसका। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में मिलकर के एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया होगा, क्या है ये एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन का पूरा मैंने बता दिया, ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को हिंदी में बहुलीकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी छोटी छोटी यूनिटों के जुड़ने से, जैसे प्रोटीन कैसे बनती है, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, समझ रहे हो, ग्लूकोज या मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से। मोतियों की माला कैसे बनती है, मोतियों के पॉलीमराइजेशन से। समझ में आ गया, बहुलीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मायोसिन। भाई एक्टिन तो थिन फिलामेंट था, एक्टिन तो थिन था,
मायोसिन थिक है। मायोसिन थिक है, समझना, एक्टिन थिन है तो मायोसिन थिक है। अब ये थिक फिलामेंट बनता कैसे है, ये भी पॉलीमर होता है, समझ रहे हो। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है ना, वो होती है मीरोमायोसिन। अगर मैं मायोसिन की बात करता हूं तो मायोसिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, तो मीरोमायोसिन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। ये मायोसिन की यूनिट है, मायोसिन की इकाई है। समझ पा रहे हो? इसको मायोसिन की यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं किसको? मीरोमायोसिन को। आई या नहीं आई? यूनिट ऑफ मायोसिन, बिल्कुल सही। यस सर, क्लियर, बहुत सही, ठीक है। अब मैं मीरोमायोसिन को एक्सप्लेन करूंगा, मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड पर। नहीं है? ओके, समझने की कोशिश जरूर करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है इसको। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन, आगे। अरे कोई नहीं, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। अब देखो मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, अब समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितने पार्ट हैं, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। इसको तो बोलेंगे ग्लोब्यूलर हेड। ये पार्ट दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये यहां से यहां तक, ये हेड है, ग्लोब्यूलर हेड।
और ये दिख रही है छोटी सी आर्म्स दिख रही है ऐसे, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। और यहां से यहां तक जो दिख रहा है ना आपको, उसको टेल बोलते हैं। टेल। क्लियर है बिल्कुल। ये शॉर्ट आर्म हो गई, ग्लोबुलर हेड हो गया और टेल हो गई, ठीक है। टेल हो गई, शॉर्ट आर्म हो गई और ग्लोबुलर हेड हो गया। ये तीन चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूनिट कितनी है यहां पर, ग्लोबुलर हेड में एक और एक दो, टोटल यूनिट कितनी है यहां पर, दो। शॉर्ट आर्म में टोटल यूनिट कितनी है, दो। टेल में टोटल यूनिट कितनी दिख रही है, एक और एक दो। तो टोटल 6 यूनिट नहीं हो गई, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, एक एक और एक एक, टोटल 6 यूनिट हो गई, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म में टोटल यूनिट कितने होंगे, 4 यूनिट होंगे क्रॉस आर्म के अंदर, ठीक है। क्रॉस आर्म शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड के मिलने से बनती है। क्रॉस आर्म क्यों बोलते हैं समझाऊंगा, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाती है ये, ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग के टाइम पर, ठीक है। अब यहां दो चीजें और ध्यान से देखना। आपको ये तो ये साइड दिख रही है, ये साइड दिख रही होगी यहां पर। एक आपको ये साइड भी दिख रही है, ये ये साइड, दो साइड दिख रही होंगी आपको। भाई यहां जो साइड दिख रही है ना, यहां एटीपेज एंजाइम बाइंड करता है, जो एटीपी बनाता है। एटीपी बाइंडिंग साइट है ये, एटीपी बाइंडिंग साइट है, समझना। ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और यहां एक्टिन, एक्टिन से बाइंड करती है, मायोसिन जब एक्टिन से बाइंड करती है इन वाली जगह से, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसको आप बोलोगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गई। ये क्या हो गई, एटीपेज। एडीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट या एडीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो दो तो बाइंडिंग साइट्स नजर आ रहे होंगे स्ट्रक्चर के अंदर आपको, ठीक है। टोटल 6 यूनिट नजर आ रहे हैं। टोटल यूनिट कितने हो गए इसके अंदर, टोटल यूनिट, टोटल यूनिट 6। टोटल यूनिट कितने, 6। तो अब बताओ डायग्राम समझ में आया, ये एक मीरोमायोसिन का डायग्राम है, सिंगल मीरोमायोसिन का डायग्राम है। एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गई, एटीपेज एक एंजाइम होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट हो गई, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, टेल। टोटल 6 यूनिट हो गए। बीएमएस हुआ या नहीं हुआ ये बताओ यहां तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैंने इतना बताया कि यहां पर क्या है, मायोसिन बन रही है। कैसे बनती है मायोसिन, जरा देखो स्ट्रक्चर में, एक मायोसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं।
ये है मायोसिन, थिक फिलामेंट। जो छोटे छोटे लगभग 300, ये क्या है, छोटे छोटे यूनिट दिख रहे हैं, ये मीरोमायोसिन है। लगभग 300 मीरोमायोसिन के मिलने से एक मायोसिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये बाहर निकले पार्ट है ना, ये से बाहर निकले होते हैं, ये बाइंडिंग करते हैं एक्टिन फिलामेंट से। ठीक है, तो ये निकल रहे हैं ना, ये क्रॉस आर्म, ये सब दिख रही है ना बाहर, ये क्या है, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म बाहर निकले हुए हैं इसके। ठीक है, और टेल वाला पार्ट मिलकर के एक बंच बना देता है, इस तरीके से बनती है मायोसिन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इसमें क्या समझना है तुम्हें? तुम्हें अच्छी कोई कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो तुम फैल जाते हो। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक मीरोमायोसिन है, इनके बंडल होते हैं, मीरोमायोसिन के बंडल, इनकी सारी टेल मिलकर के रॉड बनाती है, और इनका जो क्रॉस आर्म है बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अब एक्टिन फिलामेंट इसी के ऊपर तो रोटेट करेंगे ऐसे करके, ऐसे, और रोटेट कराएंगे कौन, ये मूव कर रहे हैं, क्रॉस आर्म मूव कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट को रोटेट कराने के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट इसी के ऊपर रोटेट करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से। राकेश कुमार जी लेट ज्वाइन करोगे फिर समझ रहे हो, फैल जाओगे। सर जी स्नेक की तरह है, बिल्कुल स्नेक की तरह ही होती है। समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो मीरोमायोसिन की अगर मैं बात करूं तो मीरोमायोसिन क्या है, एक यूनिट है। कितने मीरोमायोसिन के यूनिट होते हैं इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए 300 मीरोमायोसिन के यूनिट चाहिए एक मायोसिन को बनाने के लिए। एक मीरोमायोसिन कैसी होती है, एक मीरोमायोसिन के टेल में दो यूनिट होते हैं, ग्लोबुलर हेड में दो दो हो गए, एक और एक, और क्रॉस शॉर्ट आर्म में दो हो गए। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके दिखाऊंगा क्रॉस ब्रिज बनाएगी। ठीक है, तो टोटल 6 यूनिट हो गए। इसमें एक्टिन से बाइंड करने वाली दो साइट होती हैं, और एटीपेज या एटीपी से बाइंड करने वाली दो साइट्स होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही लगभग 300 स्ट्रक्चर मिलकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको मायोसिन बोलते हैं। एक बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, दो बातें हो गई हमारी, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एक्टिन हो गई और मायोसिन हो गई। अब बात करते हैं इन फोर्स को, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कौन इसको रेगुलेट करता है? यार एक वायर चाहिए समझाने के लिए। कौन इसको रेगुलेट करता है, समझाता हूं, एक मिनट रुको। ठीक है, आज ऑनलाइन में भी डंडा चलेगा भाई, तुम मानते नहीं हो ना, तो डंडे से पिटोगे अब तुम। इधर आ जाओ। ठीक है, बताओ कहाँ का डंडा है ये? समझ रहे हो, भैरव का डंडा है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात, पड़ता है ना, समझ गए ना क्या होता है फिर, पता है ना, भैरव का डंडा है भाई, आ जाओ। भाई तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन में डंडा नहीं चल सकता? डंडा ऑफलाइन में चलता है, पता है, ढंग से पड़ती है, इससे जब पड़ती है तब। अब आ जाओ, समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये एक्टिन फिलामेंट है। कौन है ये? एक्टिन फिलामेंट है। कौन है ये? एक्टिन फिलामेंट है। अब एक्टिन फिलामेंट नीचे मायोसिन, इनके बाइंड होने को रोकना है, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, तैयारी सारी कर ली है मैंने। अब आ जाओ, तो रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, रेगुलेटिंग प्रोटीन, समझो। रेगुलेटिंग प्रोटीन, अब दो पढ़ाएंगे रेगुलेटिंग प्रोटीन में, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन।
ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, क्लियर है बिल्कुल। ट्रोपोमायोसिन, यार पॉज बटन चालू तो हो गया है यार, चलो आ जाओ। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की बात कर रहा हूं, ये समझना रेगुलेटिंग प्रोटीन है। ट्रोपोनिन को मैं समझाऊंगा अभी, सबसे पहले मैं ट्रोपोमायोसिन की बात कर रहा हूं। जरा डायग्राम के अंदर देखो ट्रोपोमायोसिन क्या दिखा रही है, कहां पर है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ये भी एक रस्सी की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें भी टू फिलामेंट्स हैं, ध्यान से देखो। इसमें भी टू फिलामेंट है, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली ऑन एक्टिन फिलामेंट, समझना मेरी बात, ठीक है। टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट, आप समझ रहे हो। यहां पर ट्रोपोमायोसिन के कितने फिलामेंट है, टू फिलामेंट्स हैं, ठीक है। रन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट, समझना, एंड इनहिबिट interaction of actin and myosin। एक्चुअल में ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, इसके नीचे मायोसिन होता है, ये मायोसिन की यूनिट, ये मायोसिन की यूनिट है, ट्रोपोमायोसिन 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 ट्रोपोमायोसिन, समझना। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इनके बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट। क्रॉस ब्रिज बन गया, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट, पर आप नहीं चाहते कॉन्ट्रेक्शन हो, तो इनके मिलने को रोकने के लिए इसके ऊपर, इनके इंटरेक्शन को रोकने के लिए इसके ऊपर दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के क्लोजली रन करते हैं, जो इनके मिलने को रोकते हैं। जैसे समझो मेरी बात थोड़ा सा, चलो इसी समझाता हूं भाई। ये एक्टिन फिलामेंट है, और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट इस तरीके से रन कर रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट इस तरीके से रन कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये रन कर रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट इस पर रन कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रन कर रहे हैं इसके ऊपर। जब एक्टिन फिलामेंट, यहां एक्टिन मायोसिन डायरेक्टली जुड़ गए, पर यहां क्या एक्टिन मायोसिन डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, बीच में हिंड्रेंस पैदा करेगा, कौन पैदा करेगा, बीच में ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट इस मायोसिन को एक्टिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, समझ रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। जब ये लूज हो जाएंगे, ये लूज हो जाएंगे, लूज हो गया, और जब लूज हो जाएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, लूज हो जाएगा तो कांटेक्ट में आएगा, अगर लूज नहीं होगा तो कांटेक्ट में नहीं आएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर दो फिलामेंट होते हैं, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट एंड इनहिबिट इंटरएक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोकते हैं, समझ पा रहे हो या नहीं। ये होते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट होते हैं जो एक्टिन के ऊपर क्लोजली रन करते हैं, समझना मेरी बात, और एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, समझे या नहीं समझे।
हाँ या ना? बीएमएस। चलो, अब तुम्हें फील कराऊं यार, कैसे फील कराऊं बताओ? यहाँ आओ तब फील कराऊं ढंग से, जब पड़ेगा ना डंडा तब फील होगा तुम्हें। यार फील चाहिए तुम्हें, फील, है ना? फील। इधर आ जाओ फिर से। ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन के ऊपर मायोसिन ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में, दो फिलामेंट होते हैं कॉइल्ड फॉर्म में, दो फिलामेंट कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, दो फिलामेंट कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं ये ऐसे। जब तक एक्टिन फिलामेंट कॉइल्ड फॉर्म में इस पर रैप्ड है ये मायोसिन का हेड, क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, बीच में गैप रहेगा, ठीक है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, ये लूज हो जाए, अगर लूज हो जाए, बहुत ज्यादा लूज हो जाए तो गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आ जाएंगे इस गैप के थ्रू, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ये लूज होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन रोकना होता है तो ये डेंस हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनका काम क्या है? ये दो फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन, उनके मिलने को, उनके क्रॉस ब्रिज बनाने को रोकते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं रोकने के अंदर, समझ रहे हो? तो ये तो ट्रोपोमायोसिन हो गया। ट्रोपोनिन की बात कर लेते हैं। अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, डायग्राम के अंदर ट्रोपोनिन की कितनी यूनिट दिखा रखी है? 3 यूनिट दिखा रखी है। 3 यूनिट है तो ट्रोपोनिन नॉर्मल प्रोटीन तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है क्योंकि 3 के मिलने से बन रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है क्योंकि 3 के मिलने से बन रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है क्योंकि 3 के मिलने से बन रही है। एक ऐसी प्रोटीन जो छोटी छोटी 3 प्रोटीन के मिलने से बनती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, विच प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है एट रेगुलर इंटरवल, समझ रहे हो? तो ये एनसीईआरटी की लाइन में ऐड कर रहा हूं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की क्यों बोला? 3 यूनिट होती है इसमें, कितनी यूनिट? 3 यूनिट, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। which present on tropomyosin at रेगुलर इंटरवल। जो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर देखने को मिल रही है वो ट्रोपोनिन है, समझने की कोशिश करना। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अगर ट्रोपोनिन की बात करते हैं, ट्रोपोनिन की बात करते हैं तो ट्रोपोनिन में एक दो नहीं 3 यूनिट होती हैं, टी पी सी, टी पी टी, टी पी आई, 3 यूनिट होती हैं इसके अंदर, तभी तो इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोल रहे हैं, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? इसमें टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई 3 यूनिट होती हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, तीनों यूनिट को समझाता हूं मैं। ट्रोपोनिन, ठीक है। टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी का मतलब क्या होता है? कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रोपोनिन बाइंडिंग, समझाता हूं अभी। ट्रोपोनिन बाइंडिंग
ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। टीपीआई का मतलब क्या है समझो। आई मतलब होता है इनहिबिशन, इनहिबिट, इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को इनहिबिट करती है टीपीआई, ठीक है। कैसे करती है इस पे क्वेश्चन आएगा। बाय मास्किंग, समझाता हूं, बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेती है। मास्किंग नहीं, मास्क लगाते हैं, कभी मास्क लगाते देखा है, कैसे कर लेती है समझाता हूं ये भी मैं। जैसे मान लो मैं एक एक्टिन की यूनिट बना रहा हूं व्हाइट कलर से, ये एक्टिन की एक यूनिट है, ये एक्टिन की एक यूनिट है। और एक्टिन से जुड़े होते हैं कौन, अभी बताया मैंने, एक्टिन से जुड़ी होगी कौन, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन से कौन जुड़े होंगे, ट्रोपोमायोसिन से जुड़े होंगे, समझना, एक तो होगी टीपी, एक होगी टीपीटी, मेरी बात समझने की कोशिश करना, एक होगी टीपीसी, एक होगी टीपीआई। ये एक्टिन की एक्टिव साइड है। ठीक है, और इस एक्टिव साइट को ढकने का जो काम करेगी, ये ढक लिया। तो एक्चुअल में ये तो हुई एक्टिन, ये ग्रीन वाली होगी ट्रोपोमायोसिन, अब ट्रोपोनिन की तीन यूनिट है, एक जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर रही है क्या बोलेंगे इसको, टी पी टी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, समझना। एक होगी टी पी आई, आई का मतलब है जो मास्किंग कर रही है, ढक रही है, ढक लिया। और एक है टीपीसी, सी का मतलब होता है यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करती है, इसमें दिखा देता हूँ कैल्शियम बाइंडिंग साइड, जो कैल्शियम से बाइंड करती है, कैल्शियम आएगा तो इससे बाइंड करेगा, कैल्शियम अगर आयन आएंगे ना, कैल्शियम आयन अगर आएंगे तो सीधे यहां बाइंड करेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, टीपी सी, टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन बाइंडिंग, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग का मतलब क्या कर रही है, मास्किंग कर रही है, मास्किंग, मास्किंग। किससे मास्किंग कर रही है, क्योंकि उसके नीचे कौन होगा, यहां पर होगा ट्रोपो, ये ट्रोपोमायोसिन का हेड, ट्रोपोमायोसिन का हेड कहीं एक्टिन से जुड़ ना जाए तो ढकने का काम कर रही है इसकी एक्टिव साइड को, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो अरेंजमेंट समझ में आया। एक्टिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन से जुड़े होते हैं तीन ट्रोपोनिन की यूनिट, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग होती है, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग होती है, टीपीआई, आई मतलब इनहिबिशन, जो एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक रही है, उसकी मास्किंग कर रही है, मास्क लगा लेते हैं चेहरे पर, जो एक्टिन की एक्टिव साइट की मास्किंग करती है, उसको ढकती है, उसको टीपीआई बोलते हैं। समझे या नहीं समझे, समझ रहे हो, मायोसिन या मीरोमायोसिन एक ही बात है।
अच्छा मैंने ट्रोपोमायोसिन लिख दिया, ओके। मायोसिन डायग्राम अच्छे से बना दो उसको यार। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये मायोसिन हो गया, इस पे एटीपी बाइंड है। एक्टिन और मायोसिन की एक्टिव साइट आपस में मिल नहीं पा रहे क्योंकि कोई है जो एक्टिन की एक्टिव साइड के चेहरे को ढके हुए है, मास्किंग किए हुए है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी इन प्रोटीन्स के बारे में। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीआई, आई मतलब इनहिबिशन, जो इनहिबिट करती है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन बाय मास्किंग। इस बार मास्किंग टर्म आ गया, ध्यान रखना। ये इनहिबिशन ट्रोपोमायोसिन भी करती है और ट्रोपोनिन भी करती है। ट्रोपोमायोसिन रैप्ड होके करती है उसके अराउंड, पर ये मास्किंग करके करती है, ढक लेती है उसकी एक्टिव साइड को, ठीक है। तो मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? किसी में अगर पॉज का बटन नहीं आया होगा तो आजकल में आ जाएगा। एक अब वो कर रहे हैं, ये लोग अपडेट कर रहे हैं। अगर एक आध किसी बच्चे का नहीं आ रहा है तो वैसे काफी बच्चों का आ गया है, मैंने चेक भी किया था। तो मैंने बोला भी है, तो बोल रहे हैं आजकल में सर सभी का अपडेट हो जाएगा एक दो दिन के अंदर। टेस्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा और सर्कुलेटरी आएगा, दोनों से क्वेश्चन आएंगे। चलो, ऑल सेट यही चाहिए। ऑल सेट हो गया, सेट ही तो करना है, ठीक है। तो एक बार बता रहा हूं क्या क्या करा दिया मैंने। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात की है हमने, तीनों हो गए। एक एक को लेके चलते हैं। एक्टिन क्या होती है? ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से फिलामेंटस एक्टिन बनती है और दो फिलामेंट मिलकर के एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये मीरोमायोसिन के पॉलीमर होते हैं। मीरोमायोसिन की बात करते हैं तो उसमें टोटल 6 यूनिट होती हैं। दो ग्लोबुलर हेड, दो शॉर्ट आर्म और दो टेल में होती हैं। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्रॉस आर्म, ठीक है। इसको अगर बात करते हैं तो एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गई, इसकी बात करते हैं तो एटीपी बाइंडिंग साइट हो गई। एकदम क्लियर है? अब स्ट्रक्चर रेगुलेशन प्रोटीन की बात करते हैं। रेगुलेशन के लिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं। ट्रोपोमायोसिन की बात करते हैं तो दो फिलामेंट होते हैं इसके, जो एक्टिन के ऊपर क्या करते हैं? रन करते हैं क्लोजली अलोंग एक्टिन फिलामेंट और इनहिबिट करते हैं एक्टिनोमायोसिन को। मैंने बताया था अभी मार्कर में लगा करके, ठीक है। इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन को। अगर ट्रोपोनिन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि 3 प्रोटीन के मिलने से बनती है। जो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन के ऊपर नहीं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है। एट रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो कौन कौन से यूनिट होंगे? टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपी मतलब ट्रोपोनिन। टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। टीपीआई, आई मतलब इनहिबिट करती है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन को बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन। क्लियर है बिल्कुल? एक्टिन की एक्टिव साइड की मास्किंग करके इनहिबिट करती है। फिर से बोल रहा हूं, एक्टिन की एक्टिव साइड की मास्किंग करके इनहिबिट करती है। आया नहीं आया? ये डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है।
सर लव यू दिल से। बिल्कुल पता है मुझे बेटा, तभी तो। चैट इज नॉट प्राइवेट यार, मैं तो प्राइवेट कर रखी है चैट। माइंड, ओके, माइंड में सेट, बीएमएस, ठीक है। डीएमएस दिमाग में सेट, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक की बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है, रिवीजन भी करा दिया मैंने, सेट भी हो गया कि कैसे क्या हो रहा है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। अब इस डायग्राम को मैं आगे लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि समझना होगा कि कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ये समझा कि फिर मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट शाउट है तो बताओ मुझे। यहां तक कोई डाउट शाउट है? ये एक यूनिट नहीं है, ऐसे एक्टिन की बहुत सारी यूनिट होंगे। अरे चलो कोई नहीं, 300 जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे एक्टिन फिलामेंट को कैसे मूवमेंट होंगे, कैसे कॉन्ट्रेक्शन होंगे, कोशिश कर रहा हूं समझाने की। आप कोशिश करना समझने की। देखो, अब तीन चीजें चाहिए कॉन्ट्रेक्शन के लिए। मैग्नीशियम आयन चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस कैल्शियम आयन चाहिए, प्लस ए टी पी चाहिए। मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और एटीपी, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी कॉन्ट्रेक्शन के लिए। फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीशियम आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए और एटीपी चाहिए, तीन चीज चाहिए इसके कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और एटीपी चाहिए इन तीनों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यस या नो? ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ साथ ही, ठीक है। ठीक है,
समझो मेरी बात, डायग्राम बनाओ पहले, तो डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट इसको, फिर समझाता हूँ मैं। डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, तेजी से।
हाँ बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। हो गया ना पूरा? हो गया, चलो ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब होगा क्या? अगर कैल्शियम आयन मिल जाते हैं तो कैल्शियम आयन क्या काम करेगा? सीधा किससे बाइंड करेगा? टीपीसी। टीपीसी से कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होगी। कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होते ही, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होते ही, समझ, ध्यान रखना, जो ये था ना, ये मूव कर जाएगा। इसका किसका मूवमेंट होगा? ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट यहां से आगे हो जाएगा। या ट्रोपोमायोसिन हटेगी तो तीनों यूनिट अपने आप हट जाएंगी। टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी तीनों ही हट जाएंगी। समझा मेरी बात? जैसे ही कैल्शियम आयन मूव बाइंड करेगा टीपीसी से, ऑटोमेटिकली ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी, लूज होगी। लूज होगी तो साइड फ्री हो जाएगी तुरंत। किसकी बाइंडिंग हो जाएगी यहां पर? यहां बाइंडिंग हो जाएगी मायोसिन के हेड की, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बनने से लेके क्रॉस ब्रिज टूटने का, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए कुछ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर एक एटीपी टूटेगी लेकिन वापस एटीपी बनेगी भी। भाई एक एटीपी टूटेगी पर वापस एटीपी बनेगी भी। ठीक है, अब बनेगी कैसे एटीपी? एटीपी को वापस बनाने के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी फॉस्फेट। हाई एनर्जी फॉस्फेट। अब मसल्स के अंदर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट देता कौन है? कौन प्रोवाइडर है इस हाई एनर्जी फॉस्फेट का? मेरी बात समझने की कोशिश करना। मसल्स के अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट का प्रोवाइडर कौन है? ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ बेसिक बात। भाई ये रेस्टिंग कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर मास्किंग हो रखी है। मैग्नीशियम आयन की जरूरत क्या है सर? यहां पर एक एंजाइम होता है एटी पेज। तो ये मैग्नीशियम आयन किससे बाइंड? भाई एटीपेज एंजाइम है। इस एटीपेज एंजाइम, समझना मेरी बात, इस एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी किसी आयन पर डिपेंड है। वो आयन कौन सा है? मैग्नीशियम आयन। क्योंकि ये प्रोटीन एंजाइम को एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी मैग्नीशियम आयन पर डिपेंड है। तो जैसे ही मैग्नीशियम आयन मिलेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, कैल्शियम आयन इससे बाइंड कर जाएंगे, एटीपी यहां पर यूटिलाइज हो जाएगी क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करके वापस बनाने के लिए। फिर ब्रेक करके वापस बनाने के लिए एक एटीपी जरूरत पड़ती है। पर एटीपी टूटेगी तो एटीपी वापस बनेगी भी, और एटीपी को वापस बनाने के लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए। पर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता कहां से है? अब ये बात करूंगा मैं इसके बाद। ठीक है, वापस फॉर्मेशन। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया? बीएमएस है या नहीं? बीएमएस है या नहीं? क्लियर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगा अभी, पहले ये वाली बात बताओ, ये मैकेनिज्म समझ में आई या नहीं आई? अब बात आती है कि सर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता कहां से है? ठीक है, अब समझो मेरी बात। सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन, सॉरी, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स। मसल्स में हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स, समझ रहे हो ना? मसल्स में हाई एनर्जी फॉस्फेट का मेन सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स। ठीक है, अब देखो भाई, कभी जिम गए हो? जिम, जिम में मैंने बताया कुछ लोग क्या करते हैं, डब्बा पीते हैं, ठीक है, मसल्स को मतलब, समझ रहे हो? क्रिटिन फॉस्फेट होता है उसमें, लिख देता हूं मैं। पहला तो सोर्स है। ठीक है, ये टूटता है, यहां से निकलता है हाई एनर्जी फॉस्फेट।
हाई एनर्जी फॉस्फेट ये गया, क्रिटिन फॉस्फेट से हाई एनर्जी फॉस्फेट निकल गया, ठीक है, और ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वापस जिसमें कन्वर्ट होगा। अब वापस कन्वर्ट होने के लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अलग मैकेनिज्म है, इसको एटीपी चाहिए, ठीक है। फिर समझ रहे, इसको एटीपी की सिंपल लिख देता हूं, एटीपी यूज करके ये वापस इसमें फिर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो अलग मैकेनिज्म है, उससे आपको मतलब नहीं, बस समझो क्रिटिन फॉस्फेट टूटता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट अलग और ये अलग होता है मसल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ ये सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट क्रिटिन फॉस्फेट है। समझ में आया नहीं आया? नहीं लेना चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोटीन खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। नेचुरल प्रोटीन डाइट में बढ़ाओ, ये पाउडर आउडर मत लो, ये सब धोखा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही मैंने बताया डब्बा आता है जिसके अंदर क्रिटिन फॉस्फेट होता है, तो वो लोग एक्सरसाइज करने से पहले खाते हैं और एकदम ताकत आ जाती है उनके अंदर, और फिर वो क्या करते हैं, खूब एक्सरसाइज कर लेते हैं घंटे के लिए, फिर एकदम कुत्तों जैसी हालत हो जाती है बाद में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पर जब वो बाहर से आप क्रिटिन फॉस्फेट ज्यादा लोगे तो इसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो किडनी इसको रिमूव भी करेगी, मतलब एक्चुअल में इसका नहीं होता है, जब बनता है ना तो उसमें क्रिटिनाइन बनता है, क्रिटिनाइन हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी इसको बाहर निकालती है, 100% एलिमिनेट करती है, तो किडनी पर लोड बढ़ जाता है, तो किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो लोग डब्बा वाला पीते हैं तो उनकी किडनी फेल होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, बस ये ध्यान रखना। अब तो समझ में आया नहीं आया? सर समझ में आ गया कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी प्रोवाइडर है वो क्रिटिन फॉस्फेट है, आ गया। पर सर क्रिटिन फॉस्फेट को बनाने के लिए फिर एटीपी चाहिए, तो अब ये एटीपी कहां से आती है? उसके लिए आपकी बॉडी में रेस्पायरेशन होता है, नॉर्मल केस के अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, और अगर आप एथलीट्स हो तो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो सेकंड सोर्स क्या है एनर्जी का? सेकंड सोर्स क्या है? एनारोबिक रेस्पायरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, आप नॉर्मल एनारोबिक रेस्पिरेशन करो कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा ना तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, इससे मसल्स में पेन होता है, कभी जिम में गए हो तो जो पेन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हाँ, अगर आप एथलीट्स हो, इन केस ऑफ नंबर थर्ड, इन केस ऑफ रेड मसल्स फाइबर, जो पढ़ाने वाला हूं आपको, इन केस ऑफ रेड मसल्स फाइबर, रेड मसल्स फाइबर के केस में क्या होगा? आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। तो ये है तरीका, पूरा मैकेनिज्म बताया मैंने, अभी मैंने मेन मैकेनिज्म नहीं बताया, ठीक है, पर मसल्स के अंदर का मैकेनिज्म बता दिया मैंने। क्या? कि सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स क्या होता है? क्रिटिन फॉस्फेट होता है, ये टूटता है तब हाई एनर्जी फॉस्फेट निकलता है, और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट यहां पर इस एटीपी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो एटीपी यहां से बनती जाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो इस हाई एनर्जी फॉस्फेट की वजह से होता है। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इस हाई एनर्जी फॉस्फेट की वजह से होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है बताता हूं मैं, टोटल मैकेनिज्म तो आपकी कल आएगी जो वैसी मैकेनिज्म है, ये मैं आज बताऊंगा आज पूरा। अब देखो, जैसे मानो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, ये मायोसिन का हेड है, ये स्टेबल है, ये यहां पर क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ये टूटा, एटीपी यूज हुई, फिर ये क्रॉस ब्रिज आगे बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर क्रॉस ब्रिज टूटा आगे बन गया, ये कराएगा, ये टूटा आगे बन गया, ये कराएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिन फिलामेंट मूव करेगा मायोसिन के ऊपर, किसकी वजह से? मायोसिन के हेड के क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन की वजह से। समझ पा रहे हो? ये ऐसे देखो, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर आगे बना, फिर कॉन्ट्रैक्शन, क्रॉस ब्रिज टूटा, आगे बना, फिर कॉन्ट्रैक्शन, क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर आगे बना, फिर कॉन्ट्रैक्शन।
तो मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, समझ में आया? मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ये समझने होंगे आपको। फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने कॉपीराइट से बचने के लिए डायग्राम यहां कर दिया, पर डायग्राम का असली जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, ये ऐसे है। यहां पर एटीपी अभी जुड़ी हुई है। जब तक क्रॉस ब्रिज बना हुआ है तब तक एटीपी जुड़ी हुई है, क्रॉस ब्रिज है, ठीक है, तब तक एटीपी जुड़ी हुई है। पर जैसे ही क्रॉस ब्रिज टूटता है, ये पीछे आता है। अब क्रॉस ब्रिज टूटेगा, यहां से टूटा और ये पीछे आया, तो यहां पर तुरंत एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। जैसे क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी यूटिलाइज हुई और पीछे जाकर के फिर से क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। यानी ब्रेकडाउन के अंदर एक एटीपी यूज होता है, यानी यहां से यहां तक की पूरी मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? 1 एटीपी यूज हो रहा है, 1 एटीपी यूज हो रहा है। समझना, यहां से यहां तक की पूरी मैकेनिज्म में 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बन चुका है ना, अब ये आगे मूव करेगा। जब आगे मूव करेगा तो फिलामेंट स्लाइड करेगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर, देखो इतना स्लाइड करके आगे आ गया। और जब मूव करेगा ना, तब यहां पर हाई एनर्जी फॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेट? हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़ेगा इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर और वापस बना देगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की पूरी मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी हो रहा है। यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन, और मसल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है। फिर से देखो, ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, ये टूटा और हेड पीछे गया, 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट की। जब मसल स्लाइड करती है, एटीपी फिर से लोड हो जाता है, फिर टूटा, फिर पीछे गया, एटीपी का यूटिलाइजेशन। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, फॉर्मेशन, फिर एटीपी टूटा, ब्रिज क्रॉस ब्रिज टूटा, क्रॉस ब्रिज बना, एटीपी का यूटिलाइजेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, उस समय एटीपी की लोडिंग हो गई। यानी हर बार लोडिंग हो जाती है, फिर डीलोडिंग होती है, लोडिंग होती है, डीलोडिंग होती है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मायोसिन के फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसी को बोलते हैं। आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक एक करके बताता हूं। नंबर 1 पॉइंट के अंदर क्या हुआ, नंबर 2 में क्या हुआ, देखो नंबर 1 में क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज टूटा, हेड पीछे गया, एटीपी टूट गई एडीपी में। और यहां क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या हो रहा है यहां पर? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अगेन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, लिखा भी एनसीईआरटी ने, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये भाई, ये तो स्प्रिंग है, ये ऐसे पीछे ले गए, एनर्जी यूज हो गई, फिर आगे आएगी। जैसे ये आगे आएगी उस समय हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़ जाएगा एडीपी के अंदर और बना देगा एटीपी, और एक्टिन फिलामेंट स्लाइड भी कर गया, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड भी कर गया और वापस एटीपी जुड़ गया। फिर यहां से टूट के फिर पीछे जाएगा, फिर जुड़ेगा, फिर स्लाइड कराएगा, फिर टूट के पीछे जाएगा। तो धीरे धीरे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता रहेगा और एटीपी यूज एंड फॉर्मेशन, यूज और फॉर्मेशन होती रहेगी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर, बीएमएस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। फिर से आ जाओ। ये एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन का हेड है, ये मूव करेगा, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन पर क्या करता है? ये टीपीआई इसको मास्क करके रखता है, ढक के रखता है कि भाई अभी रेस्टिंग कंडीशन है, ढके रहो। पर जब कॉन्ट्रेक्शन कराना होता है तो कैल्शियम आयन आके इससे बाइंड करते हैं, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटती है तो ट्रोपोनिन की तीनों यूनिट हट जाएंगे, तुरंत क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, यहां से कॉन्ट्रेक्शन चालू होगा।
क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बनेगा फिर टूटेगा, जैसे क्रॉस ब्रिज टूटता है एक एटीपी यूटिलाइज होती है, एक एटीपी यूटिलाइज होती है, क्रॉस ब्रिज बन गया, अब कॉन्ट्रेक्शन चालू, एटीपी टूटेगी और ये पीछे गया, अब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, टूटेगी फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, टूटेगी फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय एटीपी की लोडिंग होगी, क्रॉस ब्रिज टूटेगा तब एटीपी यूज होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म के थ्रू, इसके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स मैंने बता दिया, क्रिटिन फॉस्फेट होता है, फॉस्फोक्रिटिन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये मेन एनर्जी का सोर्स है। इसको बनाने के लिए एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। नॉर्मल इंसान के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, पर जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी में रेड मसल्स फाइबर होते हैं, वो सुबह दौड़ लगाते हैं वो 10 किलोमीटर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी उनकी ज्यादा होती है, तो उनके में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, उनके केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। समझ रहे हो। तो उनके केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब मैकेनिज्म क्या है कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जैसे क्रॉस पेज बनेगा, टूटेगा, टूट के पीछे जाएगा और फिर क्रॉस पेज बनेगा, इस पूरी मैकेनिज्म में एक एटीपी यूटिलाइज होगी, फिर धीरे से ये फिलामेंट आगे खिसकेगा, तो स्टार्ट होगा खिसकना, खिसकेगा, उस समय एक हाई एनर्जी फॉस्फेट की हेल्प से वापस एटीपी बन जाएगा, फिर टूटेगा, ये मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगी, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया। तीसरे वाले में तो कुछ भी नहीं है, तीसरे वाले में तो क्रॉस ब्रिज बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्योंकि भाई हेड है, ये टूटा, पीछे जाएगा, क्रॉस ब्रिज फिर से बनाएगा ना, तो ये तो खिसकाएगा इसको, फिर टूटेगा, फिर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, तो ये खिसकाएगा इसको। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया एक्चुअल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। अब इसकी जो मैकेनिज्म न्यूरॉन्स लेवल पर है, न्यूरॉन से सिग्नल कैसे आता है मसल्स के अंदर, सार्कोलेमा के अंदर वो मैकेनिज्म कैसे होती है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक का मैकेनिज्म मुझे बताओ क्लियर है या नहीं। क्लियर है, क्लियर है, बीएमएस, ओके। चलो एक काम तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब होमवर्क है, ये करना है सभी को। ठीक है, इसमें आपके सारे ऑप्शंस आ गए। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसको आपको लगाने हैं। क्वेश्चन मैंने आज बढ़ा दिए हैं, कल क्वेश्चन नहीं दिए थे इसलिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन आप 18 के क्वेश्चन आपके पास आज मिल गए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। कल मैं स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा, कल का मतलब अगले टर्म में स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, सारा का सारा बोन का सारा याद करा दूंगा मैं, क्योंकि अब बस मुझे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझाना है, अच्छा टाइप्स ऑफ मसल भी है, ठीक है। चलो उसके बाद स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा अगले लेक्चर में, ये पक्का है। अरे 3D भी चाहिए, चलो भाई 3D भी बताएंगे, ऐसी क्या बात है, तुम कहोगे 3D ना बताएं हम। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, अब देखो, अरे इसका तो ध्यान ही नहीं था मुझे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में समझ पा रहे होगे, ट्रोपोमायोसिन कौन सी है, ट्रोपोनिन कौन सी है, और एफ एक्टिन कौन सी है, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं किसकी, मीरोमायोसिन की, तो मीरोमायोसिन में दो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। क्रॉस आर्म हो गई जिसमें ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म होती है, जो डायग्राम मैंने बनवाया ना वो अल्टीमेट डायग्राम है, अल्टीमेट, समझ रहे हो, जो ड्रॉ मैं कराता हूँ यार वो, समझ रहे हो, वो अल्टीमेट चीज है, ठीक है। चलो खैर तुम कह रहे थे इसलिए मैंने करा दिया। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये इस तरीके से देखो, ये ऐसी मैकेनिज्म होगी, ये हटा पीछे गया, फिर पीछे जाएगा, ये एक एक स्टेप देखो, एक एक स्टेप,
पूरा मैकेनिज्म देखो, आप खुद समझो, जो मैंने समझाया है उसको समझो। ओके ओके ओके, साउंड आ गई। चलो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये मैकेनिज्म है जो बता रही है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। ये स्टेप है, किस तरीके से मूवमेंट होते हैं मसल्स के, कैसे मूवमेंट होते हैं मसल्स के, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, ये किस तरीके से मूव करता है, कैसे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, ये स्टेप्स बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कैसे हो रहा है, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज कैसे हो रहा है, एटीपी कहाँ यूज हो रही है कहाँ नहीं हो रही, स्लाइडिंग कैसे हो रहा है, ये चारों स्टेप को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किया था। ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, आप बताओ समझ में आया नहीं आया। उसी चीज को एक डायग्रामेटिकली और बता दिया। अब बीएमएस होना चाहिए पूरा का पूरा सुपर लेवल का। अब दिन भर पूछते ही रहोगे टेस्ट लेवस टेस्ट लेवस। एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी दोनों आ रहे हैं बेटा टेस्ट लेवस में से, आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहां तक एकदम टिप्स पर करके आना, क्योंकि अगले लेक्चर में आपका स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।